हाउ आर द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रेगुलेटेड, किस तरीके से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज रेगुलेट होती हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी है और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी है। ये दोनों मिलके एक साथ पूरी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन काम कर रहा है दूसरा काम करने से बिल्कुल मना कर देगा। पूरे तरीके से कोऑर्डिनेशन कराने का काम नर्वस सिस्टम और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का है। जैसे हमने किसी फूड को देखा, देखने से, सूंघने से या स्वाद से, साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द माउथ, तो तीनों कारण से सैलिवरी सिक्रीशन होता है। कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फूड जब हम पूरा का पूरा मैस्टिकेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से शुरू हो गया मसल्स का काम, दांतों का काम, या फिर हम कह सकते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। फूड जब स्टमक में जाता है तो फिर से नर्वस सिस्टम का कंट्रोल आ जाता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन को कमांड आती है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम सिक्रीट करने हैं। लीवर को कमांड आती है, पेनक्रियास को कमांड आती है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन के लिए कौन कमांड दे रहा है, कौन इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है? नर्वस सिस्टम। तो सैलिवरी सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इंटेस्टिनल सिक्रीशन और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहा है नर्वस सिस्टम। फिर हमने यहाँ पे एक शब्द और यूज किया है, हार्मोन, यानी कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी है। तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है लोकल हार्मोन्स की सहायता से। लोकल हार्मोन्स क्या होते हैं? लोकल हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो एक पर्टिकुलर साइट पे रिलीज होके वहीं काम करते हैं, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही रिलीज होंगे और वहीं काम करेंगे, ब्लड में नहीं जाएंगे। जैसे हमने गैस्ट्रिन पढ़ा, हमने सिक्रीटीन पढ़ा, तो ये डिफरेंट हार्मोन्स थे और ये डिफरेंट ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर रहे थे पर्टिकुलर सिक्रीशन सिक्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्स्टिपेशन एंड द इनडाइजेशन, मेंशन देयर मेजर कॉजेस, कारण क्या है। जैसे कॉन्स्टिपेशन इंसान को जब होता है जब फूड में फाइबर्स की मात्रा कम होती है। हमने खाना तो खा लिया बट हमने फल सब्जियां नहीं खाई, हमने फाइबरस फूड नहीं खाया। सो इस कंडीशन में क्या होता है, द फीकल मैटर विल रिटेन इन द रैक्टम, यानी कि जो फीकल मैटर है वो रैक्टम में ही रह जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है स्टूल। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। इनडाइजेशन जो है वो जब होता है जब ओवर ईटिंग हो गई या स्पाइसी फूड खा लिया, और जो मेजर कॉज है इनडाइजेशन का वो है एंजाइम्स का ढंग से काम नहीं करना, यानी कि ढंग से डाइजेशन नहीं होना। तो यानी दोनों चीजें डिफरेंट है और दोनों के कॉजेज भी डिफरेंट है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द एंजाइमेटिक एक्शन ऑन फैट्स इन द डियोडिनम, यानी कि फैट के ऊपर किस प्रकार का एंजाइमेटिक एक्शन होता है डियोडिनम में। तो डियोडिनम में आता है पैनक्रियाटिक जूस, डियोडिनम में आता है इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, ये दोनों ही इमल्सिफाइड फैट्स पे काम करते हैं, ये फैट्स पे काम करते हैं। कौन सा फैट है ये? इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट का मतलब है छोटी छोटी ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट्स। और इन पे काम करते हुए अगर पैनक्रियाटिक जूस है तो आ जाएगा पैनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टीन की बात आएगी तो आ जाएगा इंटेस्टिनल लाइपेज, यानी कि लाइपेज ही होगा। और किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। तो इस तरीके की एक्टिविटी डियोडिनम में होती है इमल्सिफाइड फैट पे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अ पर्सन हैड रोटी, यानी कि पर्सन हैड कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट एंड दाल मीन्स प्रोटीन फॉर हिज लंच, यानी कि एक इंसान ने रोटी और दाल खाई है अपने लंच में। ट्रेस द चेंजेस
इन दोज ड्यूरिंग इट्स पैसेज थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। अब इस फूड में किस किस प्रकार के चेंजेस आएंगे उसे हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन की, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन ही पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या बदलाव आया, प्रोटीन में क्या बदलाव आया। तो यहाँ पे बक्कल कैविटी में हम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात कर लेते हैं, या हम दोनों को ही पैरेलली भी ले सकते हैं, जैसा करना चाहें तो दोनों को पैरेलली लेना है, क्योंकि हम एक ऑर्गन स्पेसिफिक कर दिया है तो उस ऑर्गन के हिसाब से दोनों को पैरेलली पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। बक्कल कैविटी में उस रोटी का क्या होगा, तो बक्कल कैविटी में दैट स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू मैल्टोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रीन। ये कन्वर्ट हो जाएगा मैल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रीन में। ये हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट रोटी। फाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट रोटी इन द डाइट। स्टार्च, अब इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है सेलेवरी अमाइलेज, इसको कन्वर्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं जो दाल हमने ली है डाइट में, यानी कि उस पर्सन ने जो डाइट ली है उसकी बात हो रही है, यानी कि प्रोटीन है। तो प्रोटीन का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता। फिर हम आ जाते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम स्टमक में। तो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स नहीं हैं। अब दाल की बारी, यानी प्रोटीन की बारी। तो यहाँ पे पेप्सिन नाम का हार्मोन है जो एक्टिवेट हुआ है HCl की प्रेजेंस में, जो बड़े प्रोटीन पे काम करेगा और छोटे छोटे प्रोटीन की चेन बना देगा। और छोटे प्रोटीन की चेन को हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टाइड्स, यानी कि छोटे छोटे प्रोटीन की चेन बना दी। फिर हम बात करते हैं डियोडिनम, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। डियोडिनम या हम डायरेक्टली ले सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो केवल यहाँ पे 30% ही डाइजेस्ट हुआ है। व्हाट अबाउट द रेस्ट, बाकी बचे हुए का क्या होगा। तो पहले जो 70% स्टार्च है, ये 70% स्टार्च फिर से मैल्टोज में प्लस अल्फा डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट होगा। मैल्टोज क्या है, एक डाई सैकराइड है। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकराइड है। कौन कन्वर्ट करेगा इसको, इसको करेगा पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसको अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे फाइनली क्या आ गया, मैल्टोज आ गया। तो यहाँ पे मैल्टोज, हमने खाने में सुक्रोज लिया है, बट यहाँ पे रोटी की बात हो रही है तो हम केवल मैल्टोज पे आ जाते हैं। सुक्रोज भी हो सकता है, अगर दूध पिया है तो लैक्टोज भी हो सकता है, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है रोटी, तो हम यहाँ मैल्टोज ही लिखेंगे। तो मैल्टोज इज अ डाइसैकेराइड गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये बना देगा सेपरेटली। मैल्टोज है, इस पे काम करने के लिए एंजाइम क्या है, मैल्टेज। तो यानी कि जो रोटी खाई गई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज में, यानी कि एंड प्रोडक्ट में क्या मिल गया, ग्लूकोज। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं बक्कल कैविटी में दाल का डाइजेशन नहीं हुआ है, स्टमक की इक्वेशन हमने लिख ली है। व्हाट अबाउट द डियोडिनम और व्हाट अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे डियोडिनम या स्मॉल इंटेस्टाइन की ही हम दाल की डाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स हैं दैट इज ट्रिप्सिनोजन, इनएक्टिव एंजाइम है। इस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव बनाया जाएगा। इसको एक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे एंजाइम आएगा एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज इसको कन्वर्ट करेगा ट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन है ये एक्टिव ट्रिप्सिन है, और ये एक्टिव ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करके बनाएगा काइमोपेप्टाइड।
ट्रिप्सिन, यानी कि यहाँ पे 2 एंजाइम्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे, जो भी प्रोटीन बचा है, यानी कि यहाँ पे पेप्टाइड्स है, प्रोटियोजेज हैं, इनको कन्वर्ट करेंगे डाइपेप्टाइड्स में। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए हमने पेप्टाइड लिया है, पेप्टाइड पे काम करेगा यहाँ पे ट्रिप्सिन भी कर सकता है, काइमोट्रिप्सिन भी कर सकता है, क्योंकि दोनों ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं, और ये कन्वर्ट करेंगे इनको डाइपेप्टाइड्स में। अब ये जो डाइपेप्टाइड्स हैं, यानी कि 2 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स लिख लेते हैं। अब जैसा सबस्ट्रेट है वैसा ही एंजाइम इस पे काम करेगा, तो यहाँ पे एंजाइम है डाइपेप्टाइडेजेस, और डाइपेप्टाइडेजेस इसको कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड में, यानी कि एंड प्रोडक्ट ऑफ दाल इज अमाइनो एसिड। तो इस तरीके से रोटी और दाल का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द various enzymatic types of glandular secretion in our gut helping digestion of food? What is the nature of end product obtaining after complete digestion of food? यानी कि किस तरीके से डाइजेशन होता है और एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, तो आपको सेम चीज फॉलो करनी है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में होता है। जो इक्वेशन हमने इस क्वेश्चन में बड़ी सेम इक्वेशन आएगी, स्टार्च मैल्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर से पैनक्रियाटिक जूस से स्टार्च मैल्टोज में कन्वर्ट होता है, और अल्टीमेटली मैल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। प्रोटीन का कन्वर्जन भी हमने दाल की फॉर्म में पढ़ा कि किस तरीके से सबसे पहले पेप्सिन काम करता है, पेप्सिन पेप्टाइड्स, प्रोटियोजेस पेप्टोन्स बनाता है, उसके बाद में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन आते हैं, वो प्रोटीन्स पे काम करते हैं या पेप्टाइड्स पे काम करते हैं, उनको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और डाइपेप्टाइड्स पे काम करता है डाइपेप्टाइडेज, और डाइपेप्टाइडेज फाइनली क्या करता है, उसको अमाइनो एसिड बना देता है। बट वहाँ पे हमने फैट्स की बात नहीं की थी, तो फैट्स की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे जो हमने पढ़ी है सेम है, कि जो इमल्सिफाइड फैट है उस पर काम करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज या फिर इंटेस्टिनल लाइपेज, और उसको कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यानी कि हमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से जो एंड प्रोडक्ट मिला है वो है ग्लूकोज, प्रोटीन से जो एंड प्रोडक्ट मिला है दैट इज अमाइनो एसिड, और फैट से जो एंड प्रोडक्ट मिला है दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे हमें पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। बक्कल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 सेक्शन बनाने हैं, और 3 सेक्शन में हमें एक सेक्शन में हमें लिखना है कार्बोहाइड्रेट का कैसा डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन का कैसे हुआ है, फैट्स का कैसे हुआ है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में जाके ब्लड या लिम्फ में मिक्स हो जाता है। जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन के तरीके अलग अलग हैं, यानी कि मैकेनिज्म अलग अलग है, ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग है। जैसे इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट, it occurs with facilitated transport या facilitated mechanism, and it occurs by active mechanism और active transport। 3 तरीके से होता है। ये हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, हमने यहाँ पे फैट्स की बात नहीं की है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन या सिंपल डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन है जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है बिना एनर्जी की सहायता के। सो इट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें जो ग्रेडियंट है वो अगेंस्ट नहीं होता, यानी कि ग्रेडियंट के हिसाब से ही चीज़ें आसानी से हायर टू लोअर फ्लो हो जाती हैं।
तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन किस किस का होता है? ग्लूकोज का हो सकता है, अमाइनो एसिड का हो सकता है, पर कुछ ग्लूकोज का और कुछ अमाइनो एसिड का। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्टेशन सिंपल या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन से होता है या सिंपल डिफ्यूजन से होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ पे जब मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, यानी कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें मूव करती हैं, बट चीजें जब मूव कर रही हैं तो वहां पे कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है। सो हियर इन द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन कैरियर प्रोटीन और कैरियर आयन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे कैरियर प्रोटीन या कैरियर आयन रिक्वायर्ड है। कौन कौन सी चीजें फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट कर दी जा सकती हैं? अमाइनो एसिड किए जा सकते हैं, कुछ अमाइनो एसिड। फ्रक्टोज का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन में आता है। नेक्स्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या लगेगी? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लगेगी, और जब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लगती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब जब चीजें ज्यादा थी, कम की तरफ जाना था तो आराम से जा रही थी, बिना किसी एनर्जी की जा रही थी, बट यहाँ पे जब एक तरफ ग्रेडियंट डिफरेंस आया, जैसे कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ? कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सोडियम Na पॉजिटिव। यानी कि इन आयंस का, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवली भी होता है। ये तो बात आ गई ग्लूकोज की या अमाइनो एसिड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स की और प्रोटीन्स की। व्हाट अबाउट द फैट्स? जो फैट्स हैं, अब यहाँ पे ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कैसे होंगी? यहाँ पे इंटेस्टाइन में ये ब्लड सप्लाई है, और ये ब्लड सप्लाई जो है ये इन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी, बट जो फैट है उनका एब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होता है। फैट वाटर इनसॉल्युबल है, उनको पहले वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए ये मोनोग्लिसराइड है, इस मोनोग्लिसराइड को कैसे पहुंचाया जाए? पहले इसको वाटर सॉल्युबल बनाया जाए, तो ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये उसके ऊपर पूरी लेयर बना देते हैं। बाइल सॉल्ट्स में हेड और टेल हैं जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मिसल। ये मिसल बन गया। ये जो मिसल है ये वाटर सॉल्युबल है। अब ये क्या करेगा? ये इंटेस्टाइन, मान लीजिए इंटेस्टाइन की सेल है, ये इंटेस्टाइन की सेल में एंटर करेगा, और ये इंटेस्टाइन की सेल में एंटर करके इस तरीके से अपने नेचर में चेंज लेके आएगा, यानी कि यहाँ पे जो बाइल सॉल्ट्स हैं हट जाएंगे, और यहाँ पे फिर क्या होगा? इस फैट के ऊपर यहाँ पे लेयर बन जाएगी प्रोटीन की। तो फैट और प्रोटीन की जो लेयर है, यानी कि फैट के ऊपर जो प्रोटीन की लेयर है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे काइलोमाइक्रॉन। दूसरी बात, ये काइलोमाइक्रॉन बना कैसे? जब यहाँ पे मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड्स जो हैं अंदर आ गए, अंदर आने के बाद ये फिर से जुड़ जाएंगे, ट्राइग्लिसराइड बना देंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये जो है ये तो है प्रोटीन की लेयर, और अंदर जो है दैट इज ट्राइग्लिसराइड, यानी कि ट्राइग्लिसराइड के ऊपर प्रोटीन की लेयर है। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये क्या करेगा? ये ब्लड तो इसको लेगा नहीं, तो ये चला जाएगा यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल में, यानी कि ये वाली जो लिम्फेटिक वेसल है इसको हम बोलेंगे लैक्टील। यानी कि लैक्टील क्या कर रही है? फैट का एब्जॉर्प्शन कर रही है। ब्लड कैपिलरीज क्या कर रही हैं? ब्लड कैपिलरीज कार्बोहाइड्रेट या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो कॉम्प्लेक्स है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन करती हैं, और यहाँ पे जो लैक्टिल्स हैं वो एब्जॉर्प्शन करती हैं फैट्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हिपैटोपैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में असिस्ट करता है। जो इक्वेशन हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी कि रोटी का डाइजेशन कैसे हुआ, दाल का डाइजेशन कैसे हुआ, सारी की सारी सेम इक्वेशंस हमें यहाँ लिखनी है। और जब फैट की बारी आएगी तो फैट में हमें ये वाली इक्वेशन लिखनी है। यानी कि हमें पूरा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन बताना है। साथ साथ में हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल आपसे क्या पूछा है, हिपैटोपैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है। तो हमें यहाँ पे हिपैटोपैनक्रियाज में फैट का ये वाला पोर्शन ले लेना है। और जब बारी आएगी किसकी, जब बारी आएगी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की, तो हमें जो इक्वेशंस लेनी है वो लेनी है, स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू मैल्टोज। कौन कन्वर्ट कर रहा है इसको, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर मैल्टोज को जो कन्वर्ट कर रहा है वो है मैल्टेज। मैल्टोज को जो कन्वर्ट कर रहा है दैट इज मैल्टेज। बट मैल्टेज वाली इक्वेशन हमें नहीं देनी है, तो केवल हमें पैनक्रियाटिक जूस की ही इक्वेशन देनी है। तो वी हैव टू टेक दिस इक्वेशन फॉर द फैट, this equation for the starch or the carbohydrate, and we have to mention the name of the enzyme, pancreatic amylase. Here we have to mention only pancreatic lipase, not intestinal lipase. And the third which is remaining is for the protein. तो प्रोटीन वाली इक्वेशन में हमें पूरा देना है, ट्रिप्सिनोजन वाली इक्वेशन, काइमोट्रिप्सिनोजन वाली इक्वेशन, कि किस तरीके से ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ, किस तरीके से उसने काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके क्या बनाए, यहाँ पे बना दिए डाइपेप्टाइड्स। तो हमें ये मेन इक्वेशंस केवल देनी है, पूरा डाइजेशन को स्टेप वाइज नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है हिपैटोपैनक्रियाटिक कॉम्प्लेक्स। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन बक्कल कैविटी विद द नोट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ टीथ। यानी बक्कल कैविटी में किस तरीके से डाइजेशन होता है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं कि बक्कल कैविटी में स्टार्च सैलिवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में मैल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में रहते हैं अल्फा डेक्स्ट्रीन। ये तो हो गया बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन, केवल स्टार्च का, ना फैट का ना प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, तो वो इक्वेशन यहाँ पे नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ टीथ कैसा है हमारा। तो जब हम डेंटिशन की बात करते हैं, यानी कि हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें या किस तरीके से दांत आते हैं परमानेंट टीथ के हिसाब से देखें, तो हम 3 टाइप का डेंटिशन पढ़ते हैं। फर्स्ट इज डाइफायोडोंट, सेकेंड इज हेटेरोडोंट, and third is थीकोडोंट। ये 3 प्रकार का डेंटिशन हम शो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइफियोडोंट। डाई का मतलब है 2 बार आएंगे जीवन में, 2 बार आएंगे, तो पहले वाले कहलाएंगे मिल्क टीथ, इनको डेसिडुअस टीथ, लैक्टियल टीथ भी बोला जाता है। और इनको जो रिप्लेस करके दांत आएंगे उसको हम बोलेंगे अडल्ट टीथ। यानी कि 2 सेट ऑफ टीथ लाइफ में आए, 2 सेट ऑफ टीथ लाइफ में आते हैं तो उनको बोलते हैं हम डाइफायोडोंट। पहला मिल्क के टूटने के बाद आए अडल्ट टीथ 32 होते हैं नंबर में। फिर हम बात करते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है 4 अलग अलग प्रकार के दांत होना। कौन कौन से हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। यानी कि हमारा जो डेंटिशन है अलग अलग टाइप के दांत होने की वजह से क्या कहलाएगा, हेटेरोडोंट। और यहाँ पे जो डेंटल फॉर्मूला बनता है दैट इज 2123 अपॉन 2123। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, ये हमारा आधे जॉ का डेंटल फॉर्मूला है, हेटेरोडोंट की वजह से
बनने वाला। नेक्स्ट है थीकोडोंट। थीकोडोंट वो डेंटिशन है जिसमें दांत जो हैं वो बोनी सॉकेट में धसे हुए हैं, यानी कि द टूथ एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। टूथ एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट यानी कि दांत पूरी तरीके से बोन में अच्छी तरीके से अटैच्ड है या धसा हुआ है। तो ये हो गए हमारे दांतों का अरेंजमेंट या अलग अलग प्रकार का डेंटिशन कि किस तरीके से आएंगे, क्या अरेंजमेंट होगा और किस प्रकार का अटैचमेंट ये शो करते हैं। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरा डिस्कस कर लिया है। एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।